तो आइए इन स्थलों का विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करते हैं। और इन स्थलों में सबसे पहला स्थान है हमारा सांची, जिसे हमने पुराना नाम काकनाद बोट के नाम से जाना। यानी कि आपसे पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि सांची को किस नाम से जानते थे, सांची का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है काकनाद बोट। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि काकनाद बोट का वर्तमान नाम क्या है ना। प्रश्न सीधा या उल्टा हमें याद रखना है कि ये दोनों एक ही हैं, यानी कि गंगाधरी शक्तिमान। आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है। तो सांची के स्तूपों के निर्माण की यदि बात करें तो हम पाते हैं कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने इस महास्तूप का निर्माण कराया। आपको यह चित्र दिख रहा होगा, कितना सुंदर है ये स्तूप, है ना। और बौद्ध धर्म में स्तूप जो होते हैं, या तो बौद्ध भिक्षुक जो महान गुरु होते हैं उनके, बौद्धों के सबसे प्रमुख गुरु, या हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो इनके अस्थि अवशेषों को सुरक्षित रखा जाता है। इनके वस्त्रों को, बिछौने को, ओढ़ने वाले बिछौनों को या दंत अवशेषों को इन स्तूपों में सुरक्षित रखा जाता है। तो स्तूप उनके महापरिनिर्माण के बाद की घटना का एक प्रमाण होता है, प्रतीक होता है। हम बात कर रहे हैं हमारे सांची के स्तूप की। तो इस स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक ने कराया। तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूपों का निर्माण किसने कराया, और यह बिल्कुल सरल प्रश्न है। आपको याद रखना है कि 3री शताब्दी में महान सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। निर्माण कराया तो किससे कराया? जब आप इस स्तूप को देखोगे तो पाओगे कि इसका निर्माण जो है ईंटों से कराया गया, मतलब बड़ी बड़ी ईंटों से इसका निर्माण कराया गया। इसके व्यास की बात करें तो 120 फीट इसका व्यास है, और ऊंचाई जो इसकी है वो है 54 मीटर। ठीक है, इसको त्रिवेदी स्तूप भी कहा जाता है, यानी कि सांची के स्तूप को ही त्रिवेदी स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, और मैंने अभी चर्चा की कि इन स्तूपों में जो इन बौद्ध धर्म के जो प्रमुख गुरु होते हैं या प्रमुख भिक्षुक होते हैं, उनके अस्थि अवशेषों को संग्रहित करके सुरक्षित रखा जाता है। तो वही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सांची का स्तूप है वहाँ पर किसके अवशेष सुरक्षित रखें। तो आपको याद रखना है कि इनमें महास्थविर, महामोदगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां सुरक्षित रखी गई हैं हमारे सांची के स्तूप में। ठीक है, और इसके प्रदक्षिणा पद पर जाने के लिए, यानी कि ये जो इसका प्रदक्षिणा वाला मार्ग है, इस पर हम देखें तो 1, 2, 3 और एक इसके पीछे, यानी कि इसमें हम देखते हैं तो 34 फीट ऊंचे 4 तोरण द्वार। इन तोरण द्वारों की हम बात करें तो ये तोरण द्वार केवल सामान्य तोरण द्वार नहीं है, इन पर जातक कथाएं उकेरी गई। बौद्ध के जीवन की गाथाओं का इन पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। इनको चित्रित माध्यम से यहाँ पर तोरण द्वारों पर उकेरा गया है। तो आप जब जाएंगे या आप सांची के स्तूप को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ चित्रों के माध्यम से गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध की जो जीवनी है उससे संबंधित घटनाओं का वर्णन यहाँ पर उकेरा गया है चित्रों के माध्यम से। फिर हम बात करते हैं कि ये जो रेलिंग है या जो तोरण द्वार हैं, इनका निर्माण अशोक ने कराया था? तो नहीं भाई, इनका निर्माण संभवतः शुंग वंश के शासकों ने कराया। यानी कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है और शुंग वंश प्रारंभ होता है, तो शुंग वंश में हम जब पुष्यमित्र शुंग या अग्निमित्र का अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि संभवतः जो सांची के स्तूप की तोरण द्वार हैं या जो रेलिंग है बाहर की, इसका निर्माण जो है वो शुंग शासकों ने कराया था। तो ये है हमारे सांची का स्तूप, जिसके निर्माण की हमने बात की तो निर्माण अशोक ने करवाया है। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि इसे त्रिवेदी स्तूप भी कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अध्ययन किया हमने कि 120 फीट और 54 फीट। फिर हमने देखा कि यहाँ पर महास्थविर, महामोदगलायन और सारीपुत्र की अस्थियां रखी गई। ठीक है, और वहीं हमने देखा कि 34 फीट ऊंचे इसमें 4 तोरण द्वार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने वाला ये है कि हमारा जो सांची है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में कौन सा वो स्थल है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है, तो आपको उत्तर देना है सांची। और इस सांची को 1989 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत स्थलों की सूची में इसे शामिल किया है। हमने चर्चा की कि
89 में सांची को रखा है। 2 स्थल और हैं। 86 की हम बात करें तो हम पाते हैं कि खजुराहो के जो मंदिर हैं जो चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए हैं, उनको 1986 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल कर लिया था और 1989 में सांची को कर लिया। लेकिन एक स्थल और है मध्य प्रदेश में जिसे 2003 में शामिल किया गया था, वो है भीमबेटका। भीमबेटका की जब हम बात करते हैं तो उसे 2003 में विश्व विरासत स्थल सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। यानी कि यहां से आपको 3 चीजें याद होती हैं कि सांची जो कि विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को की सूची में शामिल है, उसे कब शामिल किया गया? 1989 में। साथ में ही 2 और, एक 1986 में खजुराहो को और 2003 में भीमबेटका में। हाल ही के दिनों में हमने पाया कि यूनेस्को ने जो एक और विश्व विरासत सूची स्थलों में शहरों की सूची है, उसमें हमारे ओरछा और ग्वालियर को सम्मिलित किया। 2019 की बात करें हम तो हमारा जो ओरछा है और हमारा जो ग्वालियर है वो शहरों की सूची में, अर्बन लैंडस्केप सूची में शामिल कर लिया है यूनेस्को ने। ठीक है, तो सांची स्तूपों का निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी में, ठीक है, और 1989 में यूनेस्को की यह धरोहर की सूची में शामिल। ये 2 तथ्य तो आपको याद इससे करने हैं। ठीक है, सांची के बाद हम चर्चा करते हैं गुर्जरा अभिलेख की। गुर्जरा अभिलेख के जो साक्ष्य हैं या गुर्जरा अभिलेख की हम जब चर्चा करते हैं तो वहां पर इस तरह के शेष बचे हैं, है ना। ठीक है, और वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों है भाई? कहाँ है? पहली बात तो गुर्जरा, दतिया में। ठीक है, और अभिलेख महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्योंकि अशोक नाम का राजा है, जो मौर्य साम्राज्य का राजा है, जो इतना महान शासक हुआ है, उसका नाम क्या है? यानी कि उसका जो नाम अशोक है वो हमें सबसे पहले गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त होता है। अशोक के 2 ही अभिलेख हैं, एक है मास्की और दूसरा है गुर्जरा। इन दोनों में ही इस शासक को अशोक नाम से बतलाया गया कि जो राजा है मौर्य साम्राज्य का, उसका नाम अशोक है। आपको याद रखना है, गुर्जरा तो हमारे दतिया में और मास्की जो है वो कर्नाटक में। इन दोनों अभिलेखों में पहली बार बताया गया कि जो राजा है वो कौन है? अशोक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गुर्जरा अभिलेख मिला हमें, जिससे नाम मिल रहा है अशोक का, अशोक वो हमारे दतिया जिले में। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं पानगुड़ारिया अभिलेख की। पानगुड़ारिया कहां बनेगा? आपको सीहोर जिले में प्राप्त करेगा, है ना। ठीक है, यहां से एक प्रदक्षिणा युक्त स्तूप मिला है जो मंच जैसी संरचना है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इस तरह का एक स्तूप मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये खुला रंगमंच है ना। अगर रंगमंचों की हम बात करें तो खुले रंगमंच जैसी ये इसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा वाला जो पथ है उसका ऐसा खुला हुआ मिला है। ठीक है, ये अशोक के प्रथम शिलालेख की लघु प्रतिलिपि, मतलब यहां से जो शिलालेख मिला, एक शिला पर लिखा गया है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखा हुआ लेख। ठीक है, तो जो शिलालेख है अशोक के प्रथम शिलालेख की छोटी लिपि, मतलब जो प्रथम शिलालेख में लिखा गया है वही आपको इस शिलालेख में मिलेगा। अशोक की यात्रा का वर्णन है इसमें। ठीक है, साथ में ही महेंद्र की यात्रा का वर्णन हमने चर्चा की थी जब हम महेंद्र और संघमित्रा की बात कर रहे थे कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद वो इसी पानगुड़ारिया नामक स्थान से, है ना, उन्होंने यात्रा की थी और यहीं पर मिलती हैं सारूमारू की गुफाएं, जहां पर बौद्ध चित्र या बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ और प्रमाण मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पानगुड़ारिया जो स्थल है वो किस काल का है, तो आपको बताना है कि मौर्यकालीन सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है वो। ठीक है, फिर यहाँ से क्या मिला है, तो वहां से हमें एक प्रदक्षिणा युक्त जो स्तूप मिला है। ठीक है, इस और क्या मिला है, तो अशोक का प्रथम जो शिलालेख है उसकी लघु प्रतिलिपि वाला शिलालेख मिला है। ठीक है, और इसमें महेंद्र की यात्रा का हमें वर्णन मिलता है। पानगुड़ारिया नामक स्थान से ही सारूमारू की गुफाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करते हैं तुमैन के स्तूप, कसरावत के स्तूप। ठीक है, तो बात करते हैं तुमैन के स्तूप। तुमैन के स्तूप की हम बात करें तो वर्तमान में वहां पर कुछ भी नहीं है। जब खुदाई की गई थी तो कुछ साक्ष्य मिले थे जिन्हें संग्रहालयों में संरक्षित कर दिया गया। तुमैन का जो स्तूप है या तुम्बन नामक जो जगह है वो पड़ती है अशोकनगर जिले में। तो आपको ये याद रखना है कि यदि वो पूछे कि मौर्यकालीन तुमैन का स्तूप कहाँ से मिला था तो वो अशोकनगर जिले से। अब इसको भी कुछ किताबों में गुना लिखा गया है,
और कई परीक्षाओं में भी यही पूछ लिया कि तुमेन का स्तूप है वो गुना में है। तो आपको याद रखना है कि गुना से अलग होकर जब अशोकनगर जिला बन चुका है तो अब यह स्थान जो कि मैंने यहाँ दर्शाया है आपको अशोकनगर जिले में आने लगा है। ठीक है, यदि प्रश्न में अशोकनगर नहीं आता है और गुना आता है तो आपका उत्तर होना चाहिए गुना। लेकिन गुना और अशोकनगर दोनों हैं तो फिर आपको अशोकनगर ही उत्तर लगाना है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम की बात करें हम तो तुम्बवन के नाम से इसे मौर्य काल में जानते थे। ठीक है, यहाँ से मौर्यकालीन 3 बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए थे, लेकिन वर्तमान में उनके जो खंडर हैं उनका भी अस्तित्व नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कसरावत के स्तूपों की। कसरावत जो है वो खरगोन जिले में पड़ता है, यानी कि निमाड़ वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ से अभी इस तरह की संरचना मिली है। मतलब जब पुरातत्ववेदाओं ने खुदाई की थी तो इस तरह के टीले मिले छोटे छोटे, और इस पहाड़ी का नाम है इतवर्डी, है ना। इस पहाड़ी को इतवर्डी नामक टीले के नाम से जानते हैं, जहां से मौर्यकालीन 11 स्तूप प्राप्त हुए। यानी कि आप जो छोटे छोटे स्तूप देख रहे हो, इस पूरी पहाड़ी पर ऐसे ढांचे नुमा संरचना मिली है जिन्हें स्तूप की संज्ञा दी गई। ठीक है, कहाँ है कसरावत और किस जिले में पड़ता है? खरगोन में। बौद्ध शिक्षा का विशाल केंद्र था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि शायद यह जो कसरावत है मौर्य काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा हो। ठीक है, यहाँ से प्राप्त मृदभांडों पर 16 भिक्षुओं के नाम मिलते हैं। अब भिक्षु मतलब प्रमुख व्यक्ति। यदि 16 भिक्षुओं के इस क्षेत्र से नाम मिले हैं, मृदभांड मतलब बर्तनों पर, तो इसका ही अनुमान लगाकर बोला गया कि कसरावत जो है वो बौद्ध शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा हो। हम तो वैसे ही देख रहे हैं कि मौर्य काल में और खासकर अशोक के काल में हमारा जो मध्य प्रदेश है वो बौद्ध धर्म के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करता है, और अधिकांशतः बौद्ध धर्म के साक्ष्य जो कि मौर्य काल के दौरान देखने को मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस काल में जो बौद्ध धर्म है अच्छे से फल फूल रहा था। ठीक है, तो कसरावत के स्तूप और तुमैन के स्तूप के बाद आइए हम अगला स्थान देखते हैं, भरूच का स्तूप। बौद्ध धर्म का एशिया का सबसे बड़ा स्तूप, लेकिन वर्तमान में कुछ नहीं है। यानी कि जब अशोक के काल में इस भरूच स्तूप की स्थापना कराई गई थी उस काल में यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप था, लेकिन वर्तमान में खंडरों में इसकी अवस्था देखने को मिलती है। और जब कनिंघम साहब ने यहाँ पे खुदाई की और खोजा तो जो कुछ भी मिला था उसे दूसरे संग्रहालयों में ले गए। यानी कि कुछ स्तंभ और कुछ उस काल की मूर्तियां जो प्राप्त हुई थी उन्हें संग्रहालयों में रखा गया। इलाहाबाद की बात करें, कलकत्ता की, बनारस की, तो जो पुरातत्व वाले संग्रहालय हैं वहां पर इन मूर्तियों को ले जाया गया। वर्तमान में ये स्थल है उसे संरक्षित तो कर दिया है, लेकिन वहां पर कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भरूच का स्तूप जो है वो कहाँ है? तो सतना जिले में पड़ता है। आपको याद रखना है ये स्तूप कहाँ है? सतना जिले में। ठीक है, कहाँ है सतना जिले में? तो नागौद रियासत। ठीक है, नागौद रियासत के अंतर्गत ये पड़ता है स्थान भरूच। खोज करता पूछा जाएगा भाई आपसे, क्योंकि सबसे विशाल स्तूप था एशिया का सबसे बड़ा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि भरूच के स्तूप की खोज किसने की थी? तो आपको उत्तर देना है कि कनिंघम ने, और इन्होंने की जी 1873 ईस्वी में इसकी खोज। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक कनिंघम ने 1873 में भरूच के स्तूप की खोज की थी जो नागौद रियासत सतना जिले में। ठीक है, अंड ईंटों, तोरण और वेदिकाओं चुनार पत्थर की बनी है। ठीक है, इसका जो अंड है वो ईंटों का बना है। तोरण और वेदिका की बात करें मतलब ये एक वेदिका होगी। ठीक है, और जो गेट जैसी संरचना है, तोरण द्वार जिसे हम कह रहे हैं, वो चुनार पत्थर का बना था, जो कि इतिहासकारों ने बताया। ठीक है, वेदिका में कुल 80 स्तंभ थे। आपको इस चित्र में स्तंभ दिख रहे होंगे, पिल्लर जैसे खंबे। ठीक है, तो वेदिका में कितने स्तंभ थे? 80 स्तंभ थे। स्तंभों में यक्ष यक्षिकाओं, नाग नागिनों के चित्र अंकित थे, और यह इस बात के प्रमाण है कि इस काल में, मौर्य काल में, यक्ष यक्षिनियों की, नाग नागिनों की भी पूजा की जाती होगी। मतलब मौर्यकालीन सांस्कृतिक विरासत के ये प्रमाण है। आपको इन मूर्तियों पे जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के चित्र आपको इन भरूच के स्तूप से प्राप्त हुए। शुंग वंश के शासनकाल में इसे नष्ट कर दिया गया। अभी हमने चर्चा की थी कि सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार या वेदिका हैं उनका निर्माण तो संभवतः शुंग वंश ने कराया, लेकिन जब भरूच के स्तूप की बात आती है, जब भरूच के स्तूप को देखा गया, उसके नष्ट होने के काल को देखा गया, तो पाया कि शुंग काल के दौरान, यानी कि जब बहुत सारे
ग्रंथों में जो पुष्यमित्र शुंग है उसे बौद्ध धर्म को नाश करने वाला बतलाया गया, तो हम देखते हैं कि संभवतः जब पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट किया था, उन्हीं में से एक था हमारा भरूच का स्तूप। तो पुष्यमित्र शुंग ने संभवतः इस स्तूप को नष्ट कर दिया था, खंडित कर दिया। हालांकि उसके काल के बाद के लोगों ने फिर से जीर्णोद्धार कराया, लेकिन वह विशेषता हासिल नहीं कर पाया स्तूप। और वर्तमान में देखा तो खंडर अवस्था में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई स्थिति नहीं। जो कुछ मिला था उन्हें हमने या तो कलकत्ता या काशी बनारस या इलाहाबाद के संग्रहालयों में सुरक्षित रख लिया है। ठीक है, अग्निमित्र ने संभवतः इसका पुनर्निर्माण कराया था, यानी पुष्यमित्र शुंग ने, उनके पिताजी ने इसे नष्ट कराया था, और संभवतः इतिहासकार कहते हैं कि अग्निमित्र ने इसके जीर्णोद्धार की व्यवस्था की थी। क्योंकि अग्निमित्री वो शासक है जो विदिशा में शासन करता था, तो विदिशा के पास में पड़ता है सांची, और सांची के स्तूप के तोरण द्वार और वेदिका का भी उसने निर्माण कराया था। उसमें उसके वंशावली के कुछ नाम भी लिखवा दिए उसने, उसका नाम भी अंकित है। और यहाँ पर भी जो चीज़ें मिली हैं उनमें कहीं कहीं अग्निमित्र का जिक्र किया है, तो इसी से अंदाजा लगाया गया है कि संभवतः, यह कोई नहीं कह रहा कि नहीं प्रमाणित यही काम किया, संभवतः वह शासक अग्निमित्र ही था जिसने भरूच के स्तूप का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार काम कराया था। तो ये है भरूच का स्तूप। आपको याद रखना है सतना जिले में है। खोजकर्ता कौन है? कनिंघम है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे अगले स्थल देवर कुठार स्तंभ की। देवर कुठार का जो स्तंभ है या जो स्थल है वो पड़ता है रीवा जिले में। कहाँ पड़ता है? रीवा जिले में। क्या मिला है यहाँ से? एक बौद्ध स्तंभ और अनेक छोटे छोटे स्तूप प्राप्त हुए। ये दिख रहा है आपको, तो एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है हमें, और ऐसे छोटे छोटे अंडाकार संरचना जिन्हें स्तूप कहते हैं, तो ये यहाँ से प्राप्त हुए। और इनका निर्माण जो है वो भी मौर्यकालीन है, और मौर्यकालीन में जितने स्तूपों जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ संभवतः अशोक के ही काल का है, क्योंकि अशोक ने सर्वाधिक अवंती राष्ट्र पर शासन किया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो देवर कोठार के स्तूप मिले हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भैया वो ये प्राप्त हुए हैं रीवा जिले से। कहाँ से? रीवा जिले से। और यहाँ से क्या प्राप्त हुए? तो अनेक छोटे छोटे स्तूप और एक स्तंभ लेख है जो ये चर्चा करता है कि ये जो केंद्र है बौद्ध धर्म का शिक्षा का क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर कई बौद्ध भिक्षुक जो हैं उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, देवर कुठार स्तूप के बाद हम चर्चा करते हैं अगले मौर्यकालीन स्थल रूपनाथ अभिलेख की। ये एक पत्थरों से बना हुआ एक स्तंभ मंदिर। ठीक है, और वहीं पर एक मिली है शिला, यानी कि शिलालेख। जहां शिला पर लिखा गया वो शिलालेख। ठीक है, जहां स्तंभों पर लिखा गया या पिल्लरों पर लिखा गया तो वो स्तंभ लेख। ठीक है, तो रूपनाथ का जो अभिलेख है वो पड़रिया नामक स्थान पर है, और ये पड़रिया जो है कटनी जिले में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि रूपनाथ का अभिलेख कहाँ है, तो मैं फिर बता दूं, बहुत सारी किताबें कहती हैं रूपनाथ का जो अभिलेख है वो जबलपुर में स्थित है। तो भैया जब तक जबलपुर से कटनी अलग नहीं हुआ था तो ये स्थान जो था जबलपुर में आता था, लेकिन 1998 में ये स्थान बदल गया। किताबें नहीं बदली, अपडेशन नहीं हुआ, तो वो अभी भी कह रहे हैं कि रूपनाथ का अभिलेख जो है जबलपुर में। लेकिन आपको याद रखना है कि रूपनाथ का जो अभिलेख है वो पड़रिया नामक स्थान पर कटनी जिले में है। ठीक है, और यह 3री शताब्दी का है, मतलब अशोक का है। जब अशोक शासन कर रहा था तो उसी काल का है, और इसमें अशोक के धर्मादेश की व्याख्या की थी। अशोक ने जिस धम्म की व्याख्या की थी उस धम्म की व्याख्या को बताने वाला हमारा है रूपनाथ का अभिलेख। ठीक है, तो आपको याद रखना है रूपनाथ का अभिलेख कहाँ है और क्या मिलता है। तो अशोक के धर्मादेश की व्याख्या कर रहा है, और ये कटनी जिले में पड़ा, जबलपुर जिले में नहीं है। लेकिन प्रश्न में यदि आपको कटनी ना मिले, केवल जबलपुर लिखा हो, तो आपका उत्तर जबलपुर होना चाहिए, और जबलपुर और कटनी लिखा है तो आपको बिना भ्रम के कटनी आंसर देना है। ठीक है, तो आइए रूपनाथ के बाद हम अगला स्थान जो है वैश्य टेकरी। वैश्य टेकरी की चर्चा हमने अवंती महाजनपद के काल में भी पढ़ी, जब हम चंड प्रघोत की बात कर रहे थे। ठीक है, गोपाल की बात कर रहे थे। फिर हमने देखा कि जो वैश्य टेकरी है वो कहाँ है, तो कानीपुरा। स्थान का नाम है कानीपुरा। कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, तो उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, 1938 और 39 के दौरान इस स्थल में जब उत्खननकर्ताओं ने उत्खनन किया, और जिनका नेतृत्व कर रहे थे M.J. गर्दे, यानी कि इस स्थान की खोज किसने की है, M.J. गर्दे ने। कब की है, 1938 और 39 में। किस नाम से जानते हैं इसे, कानीपुरा। लेकिन मैंने
मैंने अवंती महाजनपद के दौरान ये बताया था कि हम इसे कांचनपुरा के नाम से, कांचनपुरा या कांचनपुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे वर्तमान में हम कानीपुरा कह रहे हैं। जहां पे हमने बात की थी कि तथागत या महात्मा बुद्ध का जो दुशाला थी, जो ओढ़ने और बिछोने का सामान था, उसे इसी में संरक्षित किया गया था। नाम वैश्य टेकरी जो है वो कैसे पड़ा है, तो हमने देखा था कि अशोक की जो पत्नी थी वो वैश्य समुदाय से आती थी, श्रीदेवी महादेवी, और उनका निवास स्थान उज्जैनी नगरी था। ये उज्जैन में ही पड़ता है। तो उस कारण इस टीले का नाम जो था, जो स्तूप बनाया गया यहाँ पर, जहाँ पर महास्थिर की अस्थियां रखी गई थी, उसका नाम इसीलिए क्या कर दिया गया था, वैश्य टेकरी कर दिया गया था। ठीक है, इसकी जो स्तूप का जो घेरा है वो 350 फीट का है और ऊंचाई देखी जाए तो 100 फीट की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वैश्य टेकरी स्तूप कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कानीपुरा में पड़ता है। खोज किसने की थी, एमजी गर्दे ने की थी। कब की थी, तो 1938 और 1939 के मध्य में की थी। ठीक है, तो इस वैश्य टेकरी के अध्ययन के बाद इन सभी मौर्यकालीन स्थलों की यदि हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन स्थल जो हैं वो इस सभ्यता के विस्तार और उसकी सामरिक जो सांस्कृतिक विरासत है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। तो इसी अध्ययन के साथ हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में प्राचीन राजवंशों में नागवंश, नंदवंश और मौर्य वंश का इतिहास आज समाप्त होता है। इसके आगे का जो इतिहास है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।